हे राम, मैं तो इतनी ठंड में रजाई से बाहर नहीं निकलूंगी। अगर बाहर निकली तो अकड़ जाऊंगी। मेरा तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। अगर इस भयंकर ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। इस बार तो ऐसा लग रहा है हम लोग गर्मी तक बचेंगे ही नहीं। ऐसा लग रहा है हमारा घर बर्फ के अंदर बना हुआ है। रामपुर गांव में इस बार हद से ज्यादा ठंड पड़ रही थी। पूरा गांव बर्फ से ढक चुका था। 24 घंटे बर्फ गिरती रहती थी और बहुत तेज ठंडी हवाएं भी चलती रहती थी। मनोहर के परिवार में उसके 3 बेटे, 3 बहुएं, एक जवान बेटी और एक पत्नी रहती थी। तीनों बहुओं ने कई दिनों से खाना नहीं बनाया था। तीनों बेटे राजेश, विजय और अजय का काम भी बंद हो गया था। इतने दिनों से तुम चारों रजाई के अंदर ही लेटी हुई हो। हम सब इतने दिनों से भूखे हैं, खाना कौन बनाएगा? अरे अम्मा, जैसे ही हम लोग रजाई से बाहर निकलते ऐसा लगता है हमारी आत्मा अभी शरीर छोड़कर भाग जाएगी। इतनी ठंड में हम क्या आप भी खाना नहीं बना सकती? अरे कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे इस घर में फिर से खाना बन सके। जब तक हीटर नहीं आएगा तब तक हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। अरे भाभी, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। आपके मुंह की हवा बहुत ठंडी लग रही है। हम यहाँ ठंड की वजह से परेशान है और आप लोगों को खाने की पड़ी है। तीनों बहुएं और उनकी एक ननद, ये चारों हर वक्त रजाई में ही पड़ी रहती थी। खाना भी नहीं बनाती थी। यहाँ तक कि बाथरूम तक नहीं गई थी कई दिनों से। अब उनके तीनों पतियों को समझ में आ गया कि जब तक हीटर नहीं आएगा तब तक इन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब ठीक है, तुम लोग खाना बनाने की तैयारी करो, मैं हीटर लेकर आता हूँ। राजेश कड़कड़ाती ठंड में बाहर हीटर लाने गया। जितनी देर में वो हीटर लेकर आया उतनी देर में उसके सर पर और पूरे बदन पर हर जगह बर्फ जम चुकी थी। उसके ससुर ने और भाइयों ने मिलकर हीटर रसोई घर में रख दिया। लेकिन इतने में राजेश की बहन कोयल जल्दी से भागकर किचन में गई और हीटर चालू करके वहीं बैठ गई। इतने में अपने पतियों को छोड़कर तीनों बीवियां भी किचन में चली गईं। कमाल है, ये लोग अभी तक तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। भैया, उन्हें खाना बनाने दीजिए जल्दी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, कम से कम हीटर आने के बाद ये चारों उठी तो। इतने दिनों से न मंजन किया है ना ही नहाया है इन लोगों ने। मेरी प्यारी ननद, तू क्यों आ गई यहाँ पर? मैं आप सबके लिए खाना बना दूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तू क्यों बनाएगी खाना? खाना सिर्फ मैं बनाऊंगी, तुम लोग चुपचाप बाहर चले जाओ। देखो भाभीओ, सबसे पहले मैं आई थी किचन में तो खाना मैं ही बनाऊंगी। जाओ वरना तुम सबकी आंखें नोच लूंगी। हाँ। जब चारों में से कोई नहीं माना तब वो एक दूसरे को मारने लगी, बाल नोचने लगी। तभी अचानक जलता हुआ हीटर नीचे जमीन पर आ गिरा। नीचे बोरा रखा हुआ था तो उसने आग पकड़ ली। धीरे धीरे पूरे किचन में आग फैल गई। भैया, मम्मी पापा, जल्दी घर के बाहर भागो, आग लग गई है। पूरा परिवार घर के बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर देखा तो उनका पूरा घर जल रहा था। धीरे धीरे पूरा घर जलकर राख हो गया। भैया, इतनी ठंड में हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे तो यह समझ नहीं आता कि इतनी ठंड में आग अचानक लगी कैसे। उन चारों ने डर की वजह से ये नहीं बताया कि आग उन चारों की वजह से ही लगी है। पिताजी, बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। सोचने से कोई फायदा नहीं। हम तीनों भाई मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और कुछ पत्थर उठा लाते हैं। हमें रहने के लिए लकड़ी का घर तो बनाना ही होगा। तीनों भाइयों ने मिलकर एक लकड़ी का घर तैयार किया। छत पर उन्होंने पत्थर रख दिए ताकि बर्फ का असर घर के अंदर कम हो। घर के बाहर उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा रसोई घर भी बना दिया, जहाँ पर तीनों बहुओं और उनकी ननद ने मिलकर एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और लकड़ी की आग जलाकर खाना बनाने लगी। भाभी, और ये रसोई घर तो बहुत गर्मा रहा है। ये रसोई तो बिल्कुल गर्मा गर्म है। फालतू में हम लोग हीटर के लिए लड़ रहे थे। अगर उसी वक्त चूल्हा और लकड़ी से खाना बनाने लगते तो हमारा घर बच जाता। सब हमारी गलती से हुआ है। सही कह रही हो कोयल, सब हमारी गलती से हुआ है। हम आपस में हर बात पर लड़ते रहते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। उन चारों को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने सबको सच सच बताने का फैसला किया। चारों घर के अंदर गए। सासू माँ, ससुर जी, हमारा घर हम चारों की वजह से बर्बाद हुआ है। उन चारों ने अपने सास ससुर और अपने तीनों पतियों को सारी सच्चाई बता दी और उनसे माफी भी मांगी। मम्मी पापा, भैया, हमने अपनी गलती को सुधारने का एक तरीका सोचा है। वो तरीका आपको राधिका भाभी बताएंगी। सासू माँ, ससुर जी, हम चारों जब चूल्हे में लकड़ियाँ जलाकर खाना बना रहे थे तो उसके अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी, ना ही ठंडी हवा आ रही थी अंदर। इस गांव में हर घर में हमारे घरों जैसा ही माहौल है। इतनी ठंड में कोई किचन में जाने ही नहीं चाहता। गांव में 4-5 दिनों के बाद सिर्फ एक दिन ही बड़ी मुश्किल से खाना बनता है हर घर में। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? दीदी ये कहना चाहती हैं भैया कि क्यों ना हम टिफिन सर्विस स्टार्ट करें। हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हम इतनी ठंड में खाना कैसे बनाते हैं। आप तीनों का काम भी ठीक तरह से अभी नहीं चल रहा है तो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और वैसे भी रसोई घर इतना गर्म है कि हम 24 घंटे रसोई घर में रह सकते हैं। वैसे तुम चारों ने सोचा तो बहुत अच्छा है। एक बार चालू करके देखते हैं कि काम चलता है या नहीं। वैसे मुझे तो पूरा भरोसा है तुम चारों की मेहनत पर। मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता हूँ जिस पर लिख दूंगा कि हमारे यहाँ नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक का पूरा खाना बनाया जाता है, वो भी बहुत कम दामों में। तीनों भाइयों ने मिलकर घर के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया। इसका परिणाम ये रहा कि जो भी गांव वाला वहाँ से गुजर रहा था हर कोई भूख से पीड़ित था। किसी की बहू बेटियां खाना नहीं बना रही थी। अरे भाई साहब, वो सामने देखो बोर्ड पर क्या लिखा है। अरे ये तो बहुत ही कम पैसे में खाना बनाते हैं। टिफिन सर्विस खुल गई है गांव में भाई साहब। अगर हम फल सब्जी पूरा सामान दे देते हैं तब तो बहुत कम पैसे में लोग खाना बना देंगे। चलो पूरे गांव को बताते हैं, बेचारे बहुत परेशान है सब। अरे चाचा, तुम लोग घर जाओ,
बुढ़ा गए हो तुम दोनों। मैं जाकर पूरे गांव को बता देता हूँ। आप लोग इतनी ठंड में कहाँ बाहर इधर उधर घूमोगे। मेरा खून अभी गर्म है। अभी एक तमाचा मार दूं तो धरती से बाहर गिरोगे। अरे हम तीनों मिलकर बताएंगे तो जल्दी बता पाएंगे। सभी गांव वालों ने पहले ही दिन शाम तक 200 से भी ज्यादा ऑर्डर दे दिए। देखा सासू माँ, आप लोगों ने, हमें पहले ही दिन 200 टिफिन के ऑर्डर मिले। हमारा आइडिया तो काम कर गया। बहू, इसीलिए कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो किसी भी समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। तुम चारों मेहनत करो, हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम लोगों को भी ठंड लगती है, हम लोगों को भी थोड़ा गर्मा गर्म रसोई की गर्माहट ले लेने दो। अरे माँ, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में हमारा एक पक्का मकान होगा। जो गलती हम लोगों ने की है उसकी भरपाई कई गुना ज्यादा करेंगे हम लोग। उन लोगों का ये कॉन्फिडेंस काम आया। अभी तक बर्फ गिरनी कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। पूरा गांव कश्मीर से भी ज्यादा सफेद लग रहा था। अगले दिन उनके पास पहले से कई गुना ज्यादा ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे आसपास के बहुत सारे गांव में ये खबर फैल गई, इसलिए अब उनका धंधा खूब चलने लगा। इस तरह धीरे धीरे वो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गए। भैया, इतने दिनों में हमने ढेर सारा पैसा कमा लिया है, तो क्यों ना हम एक अच्छा सा घर बनवा लें। क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए वक्त रहते हमें घर बनवा लेना चाहिए। कोयल बेटा बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन एक शर्त है, घर जितना बड़ा बनवाओ, लेकिन ये रसोई घर नहीं हटेगा। ये हमेशा इसी जगह रहेगा। अरे हाँ हाँ, नहीं हटाएंगे, परेशान मत हो। इस तरह उन्होंने अपने लकड़ी के घर से एक पक्का मकान बनवा लिया। भैया, मकान तो बन गया, लेकिन ये जो छोटी सी रसोई घर है ना, ये हमेशा यहीं बाहर ही रहेगा। क्योंकि इसी रसोई घर की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। और वैसे भी यहाँ हीटर लगाने की भी जरूरत नहीं। चूल्हे का खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है और हर तरीके से फायदा है। तो तीनों बहुएं अपनी ननद, सास ससुर और अपने पतियों के साथ खुशी खुशी बिना लड़े झगड़े उस नए घर में फिर से रहने लगी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रामपुर गांव के लोग सर्द हवाओं का आनंद लिया करते थे। उसी गांव में मनोहर का एक गरीब परिवार रहता था। उसकी पत्नी मधु और उसकी एक बेटी सुनैना थी। वो सब एक कच्चे मकान में रहते थे। मनोहर ऑटो चलाकर अपनी जीविका चलाता था। एक रात मनोहर काम से लौटने के बाद गांव के अपने दोस्तों के साथ आग जलाकर गप्पे मार रहा था। मनोहर भैया, इस बार तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। देख रहे हो हवा कितनी ठंड चल रही है। ऐसा लग रहा है हवाएं हिमालय पर्वत से टकराकर सीधा हमारे गांव तक पहुंच रही है। बिल्कुल सही कहा रामू, इस बार तो ठंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तुम लोगों को हर मौसम से दिक्कत ही हुआ करती है। जब गर्मी पड़ती है तब कहते हो कि इस बार गर्मी ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर बरसात होने लगे तो बोलते हो कि इस बार बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब ठंड पड़ने लगी तो कहते हो ठंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे तुम लोगों की इन्हीं सब बातों की वजह से मौसम भी कंफ्यूज हो गया है। इसीलिए अब ना टाइम पर बरसात होती है, ना टाइम पर गर्मी पड़ती है, ना ही टाइम पर ठंडी पड़ती है। हर मौसम या तो समय के पहले आ जाता है या तो कुछ समय गुजर जाने के बाद आता है। कुछ भी कहो, लेकिन गजोधर चाचा ने बात बिल्कुल पते की करी है। हम सबको हर मौसम बहुत प्यार से स्वीकार करना चाहिए। काहे मनोहर, तुम बड़ी बड़ी बातें हमसे सीख के इन गांव वालों को लपेट रहे हो। और बताओ, ऑटो चलाने में तो इस बार पिछवाड़ा कांप जाता होगा तुम्हारा। सही कहा चाचा, ऑटो चलाने में तो सच में पिछवाड़ा कांप जाता है। आजकल तो बीच बीच में कभी बर्फबारी भी होने लगती है तो सामने से दिखाई भी नहीं देता। तभी वहाँ पर भागते भागते बच्चा आया। अरे रामू काका, तुम यहाँ बैठे हुए हो। तुम्हारी बिटिया बहुत बीमार है, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही है। अरे मेरी बिटिया को अचानक क्या हो गया? अभी तो सही सलामत छोड़कर आया था। चलो बेटा जल्दी चलो। चलो चलो हम लोग भी चलते हैं। गजोधर चाचा तुम यहीं बैठो और तापो, तब तक हम लोग आते हैं। गजोधर चाचा को छोड़कर बाकी लोग वहाँ से चले गए। वहाँ पर जाकर देखा तो रामू की बच्ची बेहोश पड़ी थी। रामू, जल्दी से इसे डॉक्टर साहब के पास ले चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का घर तो यहाँ से 2 किलोमीटर है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है, कैसे चलेंगे? अरे चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपना ऑटो लेकर आता हूँ। मनोहर उसी वक्त अपने घर पहुँच गया। पापा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे रामू की बिटिया को पता नहीं अचानक क्या हो गया, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ तो जल्दी जाइए, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। मनोहर ने तुरंत अपना ऑटो स्टार्ट किया और रामू के घर पहुँच गया। उसने रामू, उसकी बेटी और कुछ लोगों को अपने ऑटो में बिठाया और डॉक्टर साहब के घर पहुँच गया। मनोहर दरवाजा खटखटाने लगा। डॉक्टर साहब जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे डॉक्टर साहब सो गए क्या? तभी डॉक्टर की बेटी मोहिनी ने दरवाजा खोला। अरे अंकल, आप क्या हो गया? इतनी रात में आप हमारे यहाँ पहली बार? तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ मोहिनी, कौन है ये लोग? क्या तुम इन्हें जानती हो? पापा, ये मनोहर अंकल हैं। वो मेरी सहेली है ना नैना, जो मेरे स्कूल में पढ़ती है, उसके पापा हैं ये। डॉक्टर साहब ये रामू है, इसकी बेटी को देखिए ना अचानक क्या हो गया। रिलैक्स, परेशान मत होइए, ठंड के मौसम में ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त रामू की बेटी का इलाज किया और कुछ ही देर में वो होश में आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन इसे अचानक क्या हो गया था? देखिए, अचानक मौसम बदला है, ठंड में बहुत सारे नए नए वायरस आ जाते हैं जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। इसे गर्म कपड़े पहनाना और गर्म पानी भी हर दिन पिलाना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अरे आप मुझे बार बार साहब बोलना बंद कर दीजिए। आप तो मेरी बेटी की सहेली के पिता हैं, तो हम दोनों भी तो दोस्त हुए ना।
अरे लेकिन आप तो भगवान का रूप है, मैं तो एक छोटा सा ऑटो चलाने वाला बस। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को इम्पोर्टेंट बनाया है। सोचो, अगर आज तुम ना होते तो रामू की बेटी जिंदा ना होती। अगर इसे लाने में थोड़ी देर हो जाती तो इसकी सांसें रुक चुकी होती, लेकिन तुम्हारे ऑटो की वजह से ये जल्दी पहुंच गई। कोई साधन ही नहीं है। अब अपनी अहमियत समझ में आई तुम्हें? हाँ अंकल, अब आपको पापा की बात समझ में आई। खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, वरना भगवान उसे और भी छोटा बनाते चले जाते हैं। खैर, उस रात वो लोग खुशी खुशी वापस आ गए। अगले दिन मनोहर अपनी ऑटो चलाने चला गया और नैना स्कूल चली गई। नैना, तुझे पता है कल रात तेरे पापा मेरे घर आए थे? हाँ, वो हमारे गांव में एक चाचा रहते हैं, उनकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए आए होंगे। हाँ, लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या हुई? मेरे पापा और तेरे पापा की भी दोस्ती हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात हुई मोहिनी, अब तो हम एक दूसरे के घर कभी भी आ जा सकते हैं। तो इस तरह से उन दोनों ने क्लास अटेंड की, लेकिन छुट्टी होते ही अचानक बर्फबारी और तेज तूफान शुरू हो गया। वो दोनों स्कूल के बाहर ही खड़े थे। इस ठंड के मौसम में तो स्कूल बंद कर देने चाहिए। देखो कितनी तेज तूफान और बर्फबारी शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी थमने वाला है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, कैसे जाऊंगी मैं? अरे फिक्र मत कर तू, मेरा घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है। थोड़ा सा मौसम शांत होने दे, तू मेरे साथ मेरे घर चल। लेकिन तेरे घर तक पहुँचने के लिए भी तो ये तूफान और बर्फबारी थमनी चाहिए ना। तभी वहाँ पर अपनी ऑटो लेकर मनोहर पहुँच गया। नैना आओ, जल्दी बैठो, घर चलते हैं। मोहिनी बेटा चलो, तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, मोहिनी आज हमारे घर चलेगी। आज मौसम कितना अच्छा है, हम लोग खूब गप्पे मारेंगे। क्यों मोहिनी, चलेगी ना? हाँ हाँ नैना, क्यों नहीं चलूंगी, लेकिन मनोहर अंकल एक बार मेरे पापा को फोन करके बता देना। हाँ बेटा बता दूंगा। अब जाओ जल्दी से बैठो, वरना बर्फबारी और तेज हो जाएगी। तो इस तरह मोहिनी नैना के छोटे से घर में पहुँच गई। क्या देख रही हो मोहिनी? किसी गरीब के घर पहली बार आई हो ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तू पागल वागल है क्या नैना? अरे मुझे बचपन से ही मिट्टी के घर देखने का सपना था। मैंने बाहर से तो मिट्टी के घर देखे थे, पर अंदर से आज पहली बार देख रही हूँ। बहुत शांति मिलती है इनमें तो। तभी वहाँ पर मनोहर भी आ गया। अरे मोहिनी बेटा, मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है। तुम आज रात यहीं रुकोगी, क्योंकि उन्हें अचानक किसी ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। तुम लोग यहाँ पर गप्पे ही मारती रहोगी, अपनी सहेली को कुछ चाय नाश्ता भी पूछोगी। हाँ हाँ माँ, चलो हम लोग मिलकर मोहिनी के लिए चाय और पकौड़ी बनाते हैं। हम लोग अब इतने छोटे भी नहीं रहे कि कुछ काम ना कर सके। इतनी ठंड में अपनी माँ से मेहनत कराएगी तू। माँ आप यहीं बैठो अंकल के साथ, मैं और नैना जाकर चाय पकौड़ी बनाते हैं। नैना और मोहिनी मिट्टी के चूल्हे में चाय और पकौड़ी बनाने लगी। देख रहे हैं आप, मोहिनी बिटिया कितने बड़े डॉक्टर की बेटी है, फिर भी वो यहाँ पर कितनी आराम से सब काम कर रही है। मधु, वो कहते हैं ना, जैसा परिवार होता है वैसे ही बच्चे होते हैं। मोहिनी के पिता भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं एक ऑटो वाला हूँ। थोड़ी देर बाद बहुत ही खुशी खुशी नैना और मोहिनी चाय पकौड़ी बना कर ले आई। माँ ये लो, आज आप मेरे हाथ की चाय और पकौड़ी खाकर देखो कैसी लगी। मोहिनी बिटिया, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तू मुझे तो अंकल बोलती है, फिर नैना की माँ को माँ क्यों बोलती है? उन्हें भी तो आंटी बोला कर। अंकल, मेरे पापा ने बताया था कि मेरी माँ मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई थी। मैंने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं आप में अपनी माँ देखती हूँ। मेरे पिता तो इस दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए किसी दूसरे को मैं पापा क्यों बोलूं? मोहिनी के इतना बोलते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। करीब आधी रात के बाद बर्फबारी और तूफान बहुत तेज हो गया। तूफान इतनी तेज हो गया कि मनोहर का छोटा सा घर टूटकर बिखर गया। पापा, हमारा घर बर्बाद हो गया। बहुत तेज तूफान आ रहा है, देखो चारों तरफ बर्फबारी हो रही है। अब हम कहाँ जाएंगे इतनी रात में? मनोहर भागकर गांव के लोगों से मदद मांगने लगा। रामू, तूफान में मेरा घर उजड़ गया है। आज रात भर के लिए मेरी बच्ची और मेरी पत्नी को अपने घर पर सुला लो। अरे मनोहर, तू तो जानता है कि मेरा भी घर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, एक इंसान की भी जगह नहीं बची है। आओ गजोधर चाचा से पूछ लो। मनोहर भागकर गजोधर चाचा के यहाँ गया, लेकिन उसने भी मना कर दिया। इस तरह पूरे गांव ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। मनोहर ने तभी उन तीनों को ऑटो में बिठाकर उनके ऊपर कंबल डाल दिया। मोहिनी बेटा, माफ करना, हमें तुम्हें अपने घर नहीं बुलाना चाहिए था। ये सब मत बोलिए आप, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जब राजू चाचा की बेटी बीमार थी तब आपने उनकी आधी रात में मदद की, पर आपकी इस गांव में किसी ने मदद क्यों नहीं की? सब मतलबी है मोहिनी इस गांव में। रात भर उन लोगों ने ऑटो में ही रात बिताई। सुबह सबसे पहले मनोहर नैना की सहेली मोहिनी को घर छुड़ाया। मोहिनी ने सारी बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने मनोहर का घर बनवाया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोस्ती में ये सब चलता है। अरे मैं भी ऑटो का बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं 10 ऑटो तुम्हारे नाम पे निकलवाता हूँ, जिन्हें तुम ही संभालोगे। इस तरह मनोहर और मोहिनी के पिता मिलकर ऑटो कंपनी चलाने लगे। कुछ ही सालों में मनोहर भी अमीर आदमी बन